नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुजरात की गद्दी किसकी होगी, कौन बनेगा उत्तराधिकारी, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो अब बीजेपी के सामने है। जी हां, अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन बीजेपी ने जैसे मान लिया है कि नरेंद्र मोदी 7 RCR बस पहुंच ही गए। इसी कवायद में अब बीजेपी पूरी की तरह से जुटी हुई दिखाई दे रही है। राजनाथ सिंह और इसके साथ ही नितिन गडकरी, और बताया यह जा रहा है कि तमाम जो शीर्षस्थ नेता हैं वो, देखिए राजनाथ सिंह की तस्वीरें आ गई हैं। नरेंद्र मोदी से मुलाकात, बीजेपी दरबार है इस वक्त गांधीनगर में। गांधीनगर में बीजेपी दरबार इसलिए क्योंकि अब आगे का रास्ता तय होना है। अरुण जेटली से लेकर नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, सबकी हो रही है नरेंद्र मोदी से मुलाकात। इस मुलाकात से क्या निकलता है, क्या बात होती है, क्या तय होता है, अब वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी ने तो जैसे मान ही लिया है कि सत्ता उसके हाथ में है। इस बैठक में जेटली, राजनाथ, गडकरी, हालांकि आज सुबह सुषमा स्वराज से राजनाथ और गडकरी की मुलाकात के साथ बीजेपी के लिए यह खबर आ गई कि कहीं सुषमा स्वराज की नाराजगी को संभालने की कोशिश तो नहीं हो रही है। लेकिन सुषमा स्वराज ने दिन चढ़ते ही उसे नकार दिया और कहा कि नहीं, वो रूठी हुई नहीं है। लेकिन गांधीनगर में जो इस वक्त बीजेपी की दरबार लगी हुई है, उससे क्या निकलता है, इस पर सबकी नजर है। गुजरात की गद्दी होगी किसकी, कौन बनेगा उत्तराधिकारी, अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे तमाम चेहरे जो संभाल सकते हैं गुजरात में गद्दी अगर नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं 7 RCR। लेकिन इस बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने मीडिया से बातचीत की, क्या कहा सुनिए। वैसे हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी लेड एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी, लेकिन जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाता है मुझे कुछ नहीं कहना। एक छोटी सी बात कहते हैं कि दिल्ली में ये सब मीटिंग होती रहती है, इस बारी गांधीनगर में हो रहा है, परंपरा में कहीं पे आगे बढ़ने की। देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी हमारे भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर, आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? हम लोग बराबर जो है दिल्ली में बैठक होती है। सर ये बताइए, दिन भर का मिसेस सिंह इसलिए मैंने जब कुछ बातें टेलीफोन पर हो रही थी तो मैंने कहा कि टेलीफोन पर लंबी बात संभव नहीं हो पाएगी, इसलिए थोड़ी देर साथ बैठते हैं और साथ बैठने के बाद जो इलेक्शन कैंपेन का जो अपना अनुभव रहा है उसको शेयर करेंगे। आज हम लोग बैठकर तय करेंगे, लेकिन इतनी बात पक्की है कि नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारी ही बनेगी सरकार, इसी बात की लग गई है गांधीनगर में दरबार। जी हां, तस्वीर आपके सामने है। अब जैसे तय ही हो चुका है, कम से कम बीजेपी ने मान ही लिया है कि सरकार उन्हीं की बन रही है। एक बेकरारी अगर 7 RCR के लिए है, तो एक परेशानी ये भी है कि अगर मोदी साहब गुजरात से निकल जाते हैं तो वहां गद्दी कौन संभालेगा। नरेंद्र मोदी को जितना जाना और समझा जाता है, माना यही जा रहा है कि ऐसे चेहरे पर वो उंगली रखेंगे, हाथ रखेंगे जो दरअसल उनके रसूख को कायम रखे, या फिर यूं कह लीजिए बागडोर उन्हीं के हाथ में रहे। किसे मिलेगी गुजरात की गद्दी? मोदी किसको सौंपेंगे गुजरात? ना तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, ना ही नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, लेकिन इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि मोदी के बाद गुजरात की गद्दी किसे मिलेगी। कई नाम भी सामने आ रहे हैं। सबसे आगे नाम चल रहा है आनंदी पटेल का, जो गुजरात की राजस्व मंत्री हैं और लगातार 4 बार से विधायक बनती आ रही हैं। आनंदी पटेल को मोदी का बेहद करीबी माना जाता है और सरकार में भी अच्छी पकड़ है। दूसरा नाम जो सामने आ रहा है वो है नितिन पटेल का, जो गुजरात के वित्त मंत्री हैं। नितिन भी लगातार 4 बार से विधायक हैं। फिलहाल वो मेहसाणा से विधायक हैं और मोदी के खासम खास माने जाते हैं। तीसरा नाम जो चर्चा में है वो है वजूभाई का, जो गुजरात के स्पीकर हैं। मोदी जब गुजरात में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे तो वजूभाई ने उनके लिए सीट छोड़ी थी। चौथा नाम है सौरभ पटेल का, जो गुजरात के ऊर्जा और पेट्रोलियम मंत्री हैं। सौरभ पटेल अकोटा से विधायक हैं और प्रशासन पर पकड़ के लिए जाने जाते हैं। गुजरात में देशी और विदेशी निवेश में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। लेकिन मंगलवार को विधायकों की बैठक में एक और नाम सामने आया, गुजरात के आदिवासी नेता और वन और पर्यावरण मंत्री गणपत वासवा का, जिन्हें मोदी ने खास तवज्जो दी। लेकिन इस चर्चा में अमित शाह का नाम भी नहीं भूला जा सकता, जो मोदी के सिपहसालार बने हुए हैं।
गुजरात का अगला मुख्यमंत्री सबके रोल के सभी नेताओं के रोल का जहां तक प्रश्न है, मैं पार्टी की बैठक बुलाऊंगा, सारे वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद होंगे, क्या किसकी भूमिका होगी। और गुजरात के अगले मुख्यमंत्री का सवाल जो है कि नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कौन करेंगे, अब इसकी जल्द ही आप सबको जानकारी मिल जाएगी। गुजरात की गद्दी किसे मिलेगी, ये सवाल खुद मोदी से भी दागा गया। गुजरात में मोदी के उत्तराधिकारी का नाम भले ही 2 दिन बाद सामने आए, लेकिन उस नाम का फैसला आज की बैठक में ही तय हो जाएगा। गुजरात वो किसी ऐसे हाथ में देना चाहेंगे जो मोदी के रुतबे और रसूख को बरकरार रखने के लायक हो। गोपी घांघर, अहमदाबाद, आज तक। चलिए एक एक करके आपको बताएंगे तमाम चेहरे जो हो सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों से नजर नहीं हटती आज। ये तस्वीरें कह रही हैं कि बीजेपी ने लगभग मान लिया है कि सरकार उन्हीं की बन रही है। राजनाथ सिंह, अध्यक्ष अरुण जेटली से लेकर नितिन गडकरी सब बैठे हैं, सोफे पर बातचीत हो रही है, अगले सरकार की बातचीत हो रही है, क्या होगी रणनीति ये बात हो रही है, कौन कहां पर बिठाया जाएगा, किसके साथ क्या सलूक होगा, सब कुछ तय हो रहा है। बहरहाल इसके बीच आइए आपको ये तस्वीरें तो लगातार हम दिखाते रहेंगे, सर आपको बता दें कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं जो नरेंद्र मोदी के हट जाने के बाद गुजरात की गद्दी संभाल सकते हैं। सबसे ट्रस्टेड, जिसे राइट हैंड माना जाता है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह, मोदी के दाहिने हाथ, हाल ही में पंचायत में आए थे आज तक पर। जब ये सवाल मैंने उनसे पूछा कि गुजरात के मुख्यमंत्री या देश के गृह मंत्री, चुप हो गए, कहा, मुस्कुरा कर कहा, देखिए आने वाले वक्त में क्या तय होता है, पार्टी जो भी कहेगी मैं करूंगा। शाह को राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी संभव, ये भी कहा गया, विधानसभा चुनाव की भी जिम्मेदारी ले सकते हैं। वडोदरा से चुनाव लड़ना संभव इनका माना जा रहा है अगर उस सीट को छोड़ देते हैं और बनारस को रिटेन करते हैं नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में अच्छे प्रदर्शन के इनाम के रूप में उन्हें ये मिल सकता है। तो अमित शाह वो शख्सियत हो सकते हैं जो गुजरात के अगले मुख्यमंत्री बने। ये संभावित उत्तराधिकारियों की बात हो रही है। अब आनंदीबेन का जिक्र करते हैं। आनंदीबेन के बारे में अगर आप गुजरात में पहुंचेंगे तो आपको फौरन बताया जाएगा, राजस्व मंत्री हैं, लेकिन बहुत विश्वास करते हैं नरेंद्र मोदी, काफी विश्वास करते हैं और शायद ये सिला उन्हें मिले कि वो अगली मुख्यमंत्री बन जाए। मोदी की वफादार हैं, मुश्किल वक्त में साथ दिया है, जब जब दिक्कतें आई हैं तो आनंदीबेन साथ खड़ी दिखी हैं। सूझबूझ और सख्त फैसले वाली राजनेता की छवि इनकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ऐसे चेहरे की जरूरत, ऐसे शख्सियत की जरूरत बीजेपी को पड़ सकती है। सरकार में मजबूत लेकिन संगठन में जरा कमजोर, क्योंकि पार्टी के ही कई नेता इनके खिलाफ कई बार हुए हैं, तो ये एक कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। अमित शाह के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, ये एक अड़चन शायद हो, लेकिन इस बीच बड़ी तस्वीर यही है कि आनंदीबेन को भी संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। नितिन पटेल गुजरात के वित्त मंत्री और मोदी के करीबी माने जाते हैं, ये भी एक अहम उत्तराधिकारी की रेस में शख्सियत माने जा रहे हैं इस वक्त। गुजरात के वित्त मंत्री हैं और मोदी के करीबी हैं, 4 बार से गुजरात सरकार में ये मंत्री रहे हैं, यानी जब जब सरकार बनी है गुजरात में बीजेपी की और खास तौर पर पिछले 3 बार से नरेंद्र मोदी की ये सरकार में मंत्री रहे हैं। बतौर मंत्री लंबा प्रशासनिक तजुर्बा है, संगठन में कमजोर हैं। यहाँ पर भी एक दिक्कत है, संगठन में बहुत लोग शायद इनका साथ नहीं दें, संगठन में इनकी स्थिति कमजोर मानी जा रही है। अपना दावा पहले ही रख चुके हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर आती रही है। लेकिन एक के बाद एक जो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, इन सब के बीच नरेंद्र मोदी ही अंतिम फैसला लेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात जब वो सौंपेंगे तो आप समझ सकते हैं, उसी गुजरात का जिक्र अपने हर भाषण में करते आए हैं, उसी गुजरात अगर किसी को सौंप देते हैं वो, तो उन पर जबरदस्त जिम्मेदारी रहेगी कि गुजरात कम से कम उसी तरह से आगे बढ़ता रहे। इस बीच कुछ और चेहरे हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि संभावित चेहरे और भी हैं जो कि माने जा रहे हैं गुजरात सरकार में। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि 17 को वाराणसी पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, 16 को नतीजे, 16 को फैसला, जनता का फैसला होगा सामने। उसके बाद 17 मई को वाराणसी पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी और वाराणसी के बाद वो दिल्ली आएंगे। देखिए, यही हम आज तक पर बार बार आपको कहते रहे कि इस बार दिल्ली का रास्ता वाराणसी होकर ही आ रहा है और लिटरली भी आप कह सकते हैं वाराणसी में मोदी का एक विजय जुलूस होगा, यानी तय कर चुकी है। बीजेपी ने तो लगभग मान ही लिया है कि विजय जुलूस भी, जीत भी, सब कुछ उसकी झोली में है। दिलचस्प है ये, 16 मई को नतीजे आएंगे, 17 के लिए प्लानिंग भी हो गई है। वाराणसी पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, वाराणसी से फिर वो दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक इंतजाम किए जा रहे हैं और वहां पर विजय जुलूस निकालेंगे। अगर आपको याद हो, चाहे नामांकन का दिन हो, चाहे उससे पहले जो आखिरी चुनाव प्रचार का दिन था, जिस तरह से जुलूस निकला, जो रोड शो हुआ, जिस तरह से वाराणसी की सड़कें बिल्कुल एक तरह से भरी हुई थी, भगवा रंग में रंगी हुई थी, वही तस्वीर शायद फिर हम 17 को देखें। वाराणसी के बाद ही दिल्ली पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। वाराणसी में मोदी का विजय जुलूस होगा।
वाराणसी के जरिए वो ये दिखाएंगे देश को कि वहाँ की जनता ने जो विश्वास, जो भरोसा उनमें दिखाया है। हालांकि ये अभी आप कह सकते हैं ये विक्ट्री साइन वो है जो कि नतीजे के पहले का विक्ट्री साइन है, इंतजार होना चाहिए। लेकिन बीजेपी बहुत ही आतुर है इस वक्त और बेसब्र भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो प्लानिंग है, फॉरवर्ड प्लानिंग आप कहिए, आने वाले वक्त के लिए, भविष्य के लिए, उसको बहुत ही सहेज कर आगे बढ़ाती चली जा रही है। तो गुजरात की गद्दी किसकी होगी, ये तमाम चेहरे हमने आपको दिखाए। इसके साथ ही दिखाया कि नरेंद्र मोदी कैसे वाराणसी पहले पहुंचेंगे जीत होने के बाद, अगर उनकी होती है। 16 को नतीजे, 17 की प्लानिंग पहले ही कर ली गई है, 17 को वो जाएंगे। और अब वापस कुछ चेहरों का रुख करते हैं जो हमने आपको दिखा दिए। अब जरा गणपत वसावा जी को देखिए, वन पर्यावरण मंत्री हैं ये, लेकिन ये भी एक संभावित चेहरे हो सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा, कई सारे ऐसे डार्क हॉर्स भी हो सकते हैं जिनको लास्ट वक्त पर संगठन में किसी ने अपोज कर दिया, किसी ने विरोध किसी दूसरे तरीके से कर दिया, आपस में भिड़ गए। तो कुछ ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिन्हें आदिवासी नेता हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, एक प्रतीकात्मक तरीके से इनका आगे बढ़ना महत्वपूर्ण हो सकता है। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में मोदी के करीब देखे गए थे, यानी बीते दिन की, जब आपने खूब नारे सुने थे मोदी मोदी के, उस बैठक में बगल में थे। देखिए ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के बिल्कुल दाईं तरफ वो बैठे हुए आप खड़े दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में विक्ट्री साइन दिखाते हुए। तो ये है गणपत वसावा जी, ये भी संभावित मुख्यमंत्री के रूप में। अब अगला चेहरा आपको सौरभ पटेल का दिखा रहे हैं, गुजरात सरकार में ऊर्जा मंत्री, प्रशासनिक तौर पर बहुत अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है। जो प्रशासन है वहां पर जिस तरह से कामकाज करने का तरीका है, उसमें अंबानी परिवार के दामाद भी हैं, इनका भी चेहरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तराधिकारी के रूप में। केजरीवाल के हमले के बाद विवादों में रहे, कई सारे विवाद खड़े हुए। गुजरात में मोदी और उद्योगपतियों के बीच कड़ी माने जाते हैं, यानी चूंकि अंबानी परिवार से संबंध भी रखते हैं, उद्योगपतियों और मोदी सरकार के बीच में कड़ी रहे हैं। गुजरात के सबसे ज्यादा प्रभावशाली मंत्रियों में से एक माने जाते हैं, जिनको डिलीवरी के लिए हमेशा प्रशंसा मिली है कम से कम नरेंद्र मोदी से। तो ये पूरी तस्वीर है। अगला नाम भिखुभाई दलसानिया का है, गुजरात में बीजेपी के संगठन मंत्री हैं और सरकार, पार्टी और आरएसएस के बीच कड़ी महत्वपूर्ण, सरकार, पार्टी और आरएसएस के बीच कड़ी। तो ऐसे चेहरे बहुत कम है, क्योंकि 3-4 आपने देखा सबको ही संगठन में दिक्कत है। इधर गुजरात में उम्मीदवारों के चुनाव में अहम रोल उनका रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि जो रसूख, जो ताकत उनकी इस वक्त है, उस वजह से हो सकता है भिखुभाई दलसानिया को फायदा। नतीजे का भी इंतजार नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी। इस बीच आइए जरा आपको दिखाते हैं, ये सिर्फ बातों की बात नहीं है, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सन्नाटा पसरा है। उनसे बात की हमारे सहयोगी मौसमी सिंह ने, मीम अफजल कांग्रेस प्रवक्ता से, उन्होंने भी कुछ इसी अंदाज में बात की। जनता के फैसले को 48 घंटे से भी कम है और जहां बीजेपी खेमे में हलचल और सुगबुगाहट है, वहीं कांग्रेस खेमा जो है वहां पे सुनसान और खाली पड़ा हुआ है। कांग्रेस दफ्तर में के लॉन में आप देख रहे हैं बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं जो लगातार मोर्चा संभालते रहे हैं कांग्रेस के लिए। आइए बात करते हैं। अफजल साहब, प्रवक्ता है आप कांग्रेस पार्टी के, काफ़ी कठिन दौर में आप रहे पार्टी के साथ। बीजेपी अभी से जो है सारा जोड़ तोड़ कर रही है, मंत्री बना रही है, बिगाड़ रही है, क्या एग्जिट पोल से के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रही है बीजेपी? पहली बात तो ये मैं कहूँ, आपने कहा कि यहाँ कुछ सोचता है या ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो आज छुट्टी है, पूरा ऑफिस बंद है। मैं तो इत्तेफाक से इधर आया, आप लोगों को देखा तो अंदर आ गया, वरना तो ये छुट्टी जो है बीजेपी दफ्तर में नहीं नज़र आ रही है, वहाँ पे ज़्यादा हलचल चल रही है। देखिए, जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं वो ज़्यादा भागदौड़ करते हैं। अच्छा। हम लोग परेशान नहीं हैं, इसलिए हमारे यहाँ वो हलचल नहीं है। सारी टेंशन खत्म हो गई है अब चुनाव। हमारे यहाँ टेंशन इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि हम लोग हर काम को स्मूथली करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तो आज सुबह से यही सब चल रहा है और हड़बड़ाहट है, गलतफहमी है उनको, बल्कि खुशफहमी है। सरकार बन रही है, हमको ऐसा लगता है कि शायद उनकी सरकार जो है वो बनेगी नहीं। आडवाणी की भूमिका को लेकर काफ़ी माथापच्ची चल रही है कि क्या रोल दिया जाए आडवाणी साहब को। कल से लोग काफ़ी लगे हुए हैं और तो मुझे लगता है कि आडवाणी बचाओ आंदोलन चल रहा है और कुछ लोग हैं जो आडवाणी जी की तरफ से ये सब कर रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं उससे हम यही कह सकते हैं कि आंदोलन चल रहा है, आडवाणी बचाओ। यहाँ पे राहुल बचाओ आंदोलन नहीं चल रहा है? नहीं, हमारे यहाँ तो बचाने का कोई सवाल ही नहीं है। हम तो, हमारे साथ तो आडवाणी जी की जो पोजीशन रही है आज तक, सुरक्षा कवच पूरा राहुल गांधी को पहनाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हम लोग कल परसों, आप इतना क्यों, आपको भी उतावला नहीं होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि परसों तक थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और फिर सही नतीजे आपके सामने आएंगे। अब तक तो आप वो नतीजे देख रहे हैं जो
जो बताए जा रहे हैं और जो पहले भी कई बार गलत हो चुके हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करके ओपिनियन बनाने की ज़रूरत नहीं। बाद में बहुत तकलीफ होगी भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह के ओपिनियन आए हैं। चलिए, शुक्रिया मीम अफजल साहब हमारे साथ बात करने के लिए। बड़ी बहादुरी से कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं। हमारा काम है आपकी खिंचाई करना, इसलिए हम आपकी खिंचाई करते रहते हैं। तो साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तरीके से चुप्पी साधे हुई है एग्जिट पोल को लेकर, और उसका कहना है कि उसने अपना सारा काम कर लिया है, इसीलिए वो अब संतुष्ट बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन पिनाक के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। सन्नाटे और मायूसी के बीच अपने चेहरे को बचाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो इधर बीजेपी के मन में लड्डू फूट रहे हैं। जी हाँ, तस्वीर कुछ ऐसी ही है। अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन लड्डू का दौर चल रहा है। और ये मुंबई की तस्वीरें हैं। नतीजे से पहले लड्डू की तैयारी हो रही है, क्योंकि जीत की मिठास जब खुलेगी तो लड्डू से मुंह मीठा किया जाएगा।